हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं डिस्कस करूँगी ऑब्स एंड गायनी के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में पेपर में आते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं, रिपीटेड हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है ये मैंने एनक्लेक्स जो है हमारी सॉन्डर्स उसके थ्योरी के बेस पे बनाया है, तो उसको रीड करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। तो वीडियो का अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो स्टे इन टच थ्रू आउट द वीडियो। So friends, my first key point is at the term the weight of the placenta is about 500 grams. So friends, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आ चुका है और आता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जब टर्म, तो फिर दो कॉन्सेप्ट हैं, दो चीज़ें हम एक पॉइंट में क्लियर कर रहे हैं कि टर्म क्या होता है। जो प्रेगनेंसी 37 वीक्स के बाद की होती है, मतलब 37 वीक्स के बाद 38, 39, 40, 41, 42 वीक्स तक, 37 से लेके 42 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है इट इज़ कॉल्ड एज टर्म प्रेगनेंसी। उससे पहले वाली प्री टर्म रहती है। जो 37 वीक्स के बाद वाली प्रेगनेंसी है दैट टिल 42 वीक्स दैट इज़ टर्म प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे जो नॉर्मली हमारे प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है 500 ग्राम्स, मतलब आधा किलो का प्लेसेंटा रहता है। सो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन प्लेसेंटा वेट एंड द बर्थ वेट। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो हमें इसमें दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा कि प्लेसेंटा का वेट और दूसरा है हमारा बर्थ का वेट। बच्चे का जब बच्चा डिलीवर होता है तो उस टाइम पे बेबी का वेट कितना है, बॉडी वेट। तो जो हमारे इंडियन सिनेरियो में हम नॉर्मली देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हमारे बच्चे का जो वेट रहता है 2.5, 3.5 किलो रहता है। 2.5 से लेके 3.5, अप्रॉक्सीमेटली 3.5, ये कईयों का थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो हमारे हेल्दी बेबीज़ हैं इंडिया के उनका वेट 3 kg रहता है। तो बर्थ वेट कितना हम कंसिडर करेंगे, 3 kg। एंड दूसरी साइड हमारे पास आता है प्लेसेंटा का वेट। प्लेसेंटा का वेट मैं आपको पहले पॉइंट में ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि 500 ग्राम्स था। तो अब दोनों को हम ग्राम्स में लेंगे, 500 ग्राम्स और 3 kg को हम ग्राम्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg इंटू 1000 ग्राम्स, तो 3000 ग्राम्स हो गया। अगर हम इनको निकालेंगे, इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 1:6। तो जो आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का वो है कि रेशियो बिटवीन प्लेसेंटा वेट और बच्चे का जो बर्थ वेट है कितनी रहेगी, 1:6 रहेगी। तो देखिए इतना सा क्वेश्चन है लेकिन हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि बच्चे का बर्थ वेट पे कितना वो रहेगा, बर्थ के टाइम पे बॉडी वेट कितना है ऑन एन एवरेज, और प्लेसेंटा का वेट कितना है, और इन दोनों की रेशियो कितनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम अगर चाहें तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हमें पढ़ना कैसे है वो हमें देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, टाइप्स ऑफ पेल्विस। जो पेल्विस है हमारे बॉडी में उसके कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं। तो जो डिलीवरी के लिए जो पेल्विस रिक्वायर्ड है दैट इज़ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का मेन क्या है, जो ट्रू पेल्विस कंसिस्ट्स ऑफ पेल्विक इनलेट, देन उसका मिड पेल्विस, देन आउटलेट। एक इनलेट रहेगा जो सबसे टॉप में है, देन मिड पेल्विस, देन आउटलेट जहाँ से हम डिलीवरी लास्ट में होती है। तो एक ट्रू पेल्विस का ये फीचर्स हैं। तो टाइप्स अगर हम बात करें टाइप्स की तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के पेल्विस हैं। फर्स्ट वन इज़ गायनाकॉइड पेल्विस, सेकंड इज़ एंड्रॉयड पेल्विस, थर्ड वन इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड फोर्थ वन इज प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो हमारे पास 4 हैं, GAAP, गैप। ठीक है, तो जो गायनाकॉइड पेल्विस है ये फीमेल पेल्विस है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें गायनाकॉइड पेल्विस होता है। और जो गायनाकॉइड पेल्विस है, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि गायनाकॉइड पेल्विस मीन्स गायनी वाले प्रोसीजर्स के लिए गायनाकॉइड पेल्विस इज़ वेरी सुटेबल। तो जब इसमें अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसा आ सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए विच पेल्विस इज़ गुड और विच पेल्विस इज़ हेल्दी और विच पेल्विस इज़ प्रेफरेबल, कौन सा है नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करने के लिए। तो आंसर हमारा बहुत ही क्लियर कट है, दैट इज़ गायनाकॉइड पेल्विस।
देन जो फीमेल्स का पेल्विस है दैट इज़ गायनाकॉइड पेल्विस होना चाहिए नॉर्मल फीमेल्स में। देन आता है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस, अब क्या बात करते हैं, एंड्रॉयड पेल्विस किस में होगा, मेल जो इंडिविजुअल्स हैं, आदमियों में जो पेल्विस है दैट इज़ एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। और जो एंड्रॉयड पेल्विस की शेप की बात करें तो ये हार्ट शेप होता है, तो आदमियों का पेल्विस दिल की शेप का होगा। इसको याद रखने के लिए आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि आदमियों का जो पेल्विस है वो दिल की शेप का होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या होता है, पॉइड, पॉइड से याद रखना ओवल, पॉइड ओवल, ओवल शेप का पेल्विस होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। देन उसके नेक्स्ट फोर्थ वन इज द प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस क्या होता है, फ्लैट विद ओवल इनलेट। मैंने आपको पहले ही बताया ट्रू पेल्विस जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स हमारा, पेल्विस इनलेट, मिड पेल्विस एंड आउटलेट। जो प्लेटिप्लॉइड पेल्विस है इसमें जो प्लेटिप्लॉइड को याद रखने के लिए प्लैट और फ्लैट याद रखना इजी है, प्लैट फ्लैट। तो फ्लैट पेल्विस है लेकिन जो इसकी इनलेट है वो ओवल शेप की है, अंडे की शेप की है, ओवल अंडे की शेप की रहेगी। तो इसको याद रखने के लिए आपके पास बहुत इजी सा तरीका है, प्लैट फ्लैट विथ ओवल इनलेट। और जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है उसका ओवल शेप का पेल्विस है। एंड्रॉयड आदमियों का जो पेल्विस है वो है हमारे दिल की शेप का, एंड फीमेल पेल्विस है दैट इज़ गुड फॉर गायनिक प्रोसीजर और हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट पेल्विस है। नेक्स्ट आता है हमारा जो की पॉइंट दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब स्पर्म एंड ओवम मीट करते हैं तो एक फॉर्म क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम बनाते हैं, फिर जाइगोट फॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो मतलब आगे फर्दर बेबी बनेगा उसका, ठीक है। तो उस फर्टिलाइजेशन यूजुअली इस चीज़ में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया भी है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन विच पार्ट या फिर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो आंसर क्या है हमारा, एम्प्यूला, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है। अभी सबको इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होगा हमारा यूट्रस का। यूट्रस एक ऐसी शेप में यूट्रस है, जैसे ऐसे शेप में यूट्रस है और इधर हमारे फेलोपियन ट्यूब है और फिम्ब्रियस वगैरह है इधर। तो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसमें एक पार्ट है एम्प्यूला। तो मैं आपको पिक्चर के हेल्प से बता रही हूँ कि फेलोपियन ट्यूब में एक पार्ट है एम्प्यूला, वहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर उसके बाद एम्प्यूला 6 से 8 दिन में वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, देन उसके बाद 6 to 8 डेज़ में वो आगे फर्दर मूव करके कहाँ पे जाता है, हमारे यूट्रस में, जहाँ पे फर्दर वो आगे नरिश होता है और ग्रो होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पर्म और ओवम हमारे मीट करते हैं, एक फर्टाइल ओवा बनता है। ओवम बनने के बाद वो हमारा एम्प्यूला में बनेगा, जो वो आगे फर्दर कहाँ मूव होगा, यूट्रस में। बट इन केस अगर वो वहाँ पे ही रहता है और वहाँ पे ही ग्रो होना शुरू हो जाता है एम्प्यूला पार्ट में, वहाँ पे उसने फर्टिलाइजेशन हुई और वहीं पे फर्दर वो ग्रो होना शुरू हो गया, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, एक फर्टिलाइजेशन और ये हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसमें हमने एक और चीज़ साथ में स्टडी कर ली कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि रप्चर, ट्यूब के रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। मतलब जैसे जैसे वो ग्रो होगा, ट्यूब का साइज इज़ वेरी स्मॉल, और जब वहाँ पे एक बेबी ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ट्यूब रप्चर होने के चांसेस है। ट्यूब रप्चर होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, हमें एक्सटर्नल पता भी नहीं चलेगा कि मदर को इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है और मदर में डाई, सो कॉम्प्लिकेशंस में वर्स। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ऐसा केस है कि वहाँ पे ही बेबी ग्रो हो रहा है, वहाँ पे ही ग्रोथ हो रही है और वहीं पे ही फर्दर आगे मूव नहीं किया, वहीं पे रह गया, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब रप्चर होने के चांसेस हैं, जहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मदर में गो इन हाइपोवॉल्मिक शॉक और हेमरेजिक शॉक, उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से मदर में डाई ऑल्सो। सो इसीलिए टाइम से बोलते हैं कि पहले इनिशियल जो चेकअप है वो टाइम से रहना चाहिए, ताकि विजिट प्रॉपर होने चाहिए, चेकअप होने चाहिए प्रॉपर, ताकि पता चल सके अल्ट्रासाउंड, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड
कि इम्प्लांट कहाँ हुआ है, कहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, कहीं फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, यूट्रस में ही है, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको टाइम से हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है जो लाइक इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो जब बेबी यूट्रस में होता है तो ये साइड में पूरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो सराउंड करता है बेबी को और एक कुशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर अंदर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो बेबी विल नॉट मूव, फ्री फ्लोटिंग नहीं होगी बेबी की। देन उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को एनी काइंड ऑफ इंजरी, क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं होगा तो हम एजेस से कहीं पे भी स्टक हो कि बेबी को इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इट प्रिवेंट्स द फीटस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। देन ये हेल्प करता है फीटल की फ्री मूवमेंट के लिए, बच्चे को फ्रीली मूव करने के लिए। फ्लोटिंग वाली फीलिंग रहती है, फ्लोट करता है बेबी इसके अंदर, तो फ्री मूवमेंट रहेगी बेबी के लिए। तो दीज आर द फीचर, इसके जो फंक्शंस रहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के। अब बात आती है कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी नॉर्मली हमारी बॉडी में कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है या होना चाहिए? तो इसका आंसर है 800 to 1200 मिलीलीटर ml, 800 से लेके 1200 ml तक। तो ऑन एन एवरेज अगर 1 लीटर भी एमनियोटिक फ्लूइड है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो एक मैंने रेंज बताई है 800 से, लोअर लिमिट इज़ 800 एंड अपर लिमिट इज़ 1200। तो उसके बाद अगर जैसे कलर की बात करें, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऐसे क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को डिपिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कलर की अगर बात करें, जब डिलीवरी होती है अगर ग्रीन कलर का जब लीकेज होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, अगर कलर ग्रीन है तो व्हाट इट सजेस्ट, तो बेसिकली ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किस सिचुएशन में होता है? जब बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया। म्यूकोनियम, अब देखिए इस चीज़ में एक और कॉन्सेप्ट आ गया। म्यूकोनियम क्या होता है? म्यूकोनियम क्या होता है? जो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है, जो पहला स्टूल है बच्चे का, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकोनियम। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूकोनियम, सॉरी, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज़ कॉल्ड एज म्यूकोनियम। आंसर इज़ म्यूकोनियम। तो फर्स्ट स्टूल जब बच्चा पास करता है और अगर मदर के उसमें ही पास कर दिया है और ग्रीन कलर का हमारा ये एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज, ये ग्रीन कलर का म्यूकोनियम रहेगा उस सिचुएशन में। तो किस सिचुएशन में रहेगा ऐसा? जब बेबी फिटल डिस्ट्रेस है, मतलब अगर बेबी को किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस है, फिटल हार्ट रेट अपसाइड डाउन जा रहा है, तो बच्चा डिस्ट्रेस में है, उस केस में अगर बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया है तो ग्रीन कलर का रहेगा। इट सजेस्ट कि बेबी इज़ इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ द गोल्डन कलर म्यूकोनियम। गोल्डन कलर का म्यूकोनियम अब किस केस में रहेगा? इफ़ देर इज़ RH इनकम्पेटिबिलिटी, अगर कहीं पे भी RH इनकम्पेटिबिलिटी है मदर बेबी में, तो उस केस में हमारा जो म्यूकोनियम, सॉरी, ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, इट इज़ ऑफ गोल्डन कलर। नेक्स्ट इज ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर में कब रहेगा? पोस्ट मेच्योरिटी, अगर प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक्स है तो उस केस में हमारा जो म्यूकोनियम का कलर है दैट इज़ अ ग्रीनिश येलो कलर। एंड देन अदर देन दिस इज डार्क कलर। डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर में कब रहेगा? हैमरेज के केस में, अगर इंटरनल कोई हैमरेज है उस केस में जो म्यूकोनियम का कलर है दैट इज़ ऑफ डार्क कलर। एंड देन डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलर कब रहता है? इंट्रा यूट्राइन डेथ में। इन केस अगर बच्चे की यूट्रस में ही डेथ हो गई है तो उस केस में जो म्यूकोनियम का कलर है चेंज होगा, वो कैसा रहेगा? डार्क ब्राउन कलर का रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ द हमारा ये एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम बात करते हैं नॉर्मल जो हमारा कलर है। अगर प्रेगनेंसी 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक की है तो उस कलर में, उस सिचुएशन में जो इसका एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो कैसा है? वो रहेगा पेल स्ट्रॉ कलर। पेल और स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट होती है तो वैसा रहेगा, नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट जैसी रहेगी। तो पेल होगा और ट्रांसल्यूसेंट सा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल प्रेगनेंसी में एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कितना होगा और इसके कलर्स क्या क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ना आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कलर्स हमारे कैसे रहेंगे। तो अगर रिपीट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मेरे को इसके एमनियोटिक फ्लूइड पे, बट स्टिल दिस इज़ ऑल अबाउट, इतना सा मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट है HCG। HCG हमारा क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये जो HCG है ये बेसिकली हमारा जब हम लोग कंफर्म सोचते हैं, जब हमारे लाइक कंफर्मेशन हम स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में करते हैं तो इनिशियली हम लोग UPT टेस्ट करते हैं। UPT टेस्ट में
पॉजिटिव नेगेटिव आता है देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, यूपीटी पॉजिटिव होता है लेकिन ये वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में कुछ भी होता नहीं है, इट मीन्स लाइक फीमेल प्रेग्नेंट होती नहीं है। तो वो समटाइम्स ऐसा होता है मोलर प्रेगनेंसी होती है, फीटस नहीं होता है लेकिन मोलर प्रेगनेंसी होती है, तो उस केस में भी HCG इंक्रीज हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दीज टू थिंग्स। HCG में राइज इन लाइक सूडो प्रेगनेंसी हम बोल सकते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी HCG राइज हो रहा है। तो अगर नॉर्मली प्रेग्नेंट है फीमेल तो ये HCG जो है हमारा वो राइज आता है। लेबोरेटरी टेस्ट में अगर हम चेक करेंगे तो भी वो इंक्रीज आएगा। यूपीटी करेंगे तो हम यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, देन हम डॉक्टर के पास जाएंगे, देन वो फर्दर हमें टेस्ट सजेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड या फर्दर और टेस्ट। बट अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो HCG सिक्रीट कहाँ से होता है? जो HCG है इट इज सिक्रीटेड बाय द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आया था लास्ट टाइम व्हेन आई हैव गिवन एग्जाम ऑफ एम्स भुवनेश्वर का, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था उसमें। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ये आंसर गलत किया था। मैंने मतलब एकदम से हम क्वेश्चन कई बार हमें आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि हाँ मुझे तो ये आता है, तो उस चक्कर में मैं आंसर गलत करके आ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन से थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है, आंसर गलत नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है हमें। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोटल वेट गेन ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी। तो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि टोटल प्रेगनेंसी पीरियड है जो हमारा 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी है और 42 वीक्स की प्रेगनेंसी जो रहती है उसमें मदर टोटल कितना वेट गेन करती हैं। सो इट इज़ 11 kg। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि हमारे प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैंने MNS कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि प्रेगनेंसी कितनी टोटल प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है। तो इट इज़ 11 kg, 11 किलो वेट गेन होता है। तो अगर हम ट्राइमेस्टर वाइज इसको डिवाइड करें तो कितना कितना रहेगा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है स्टार्टिंग के 3 मंथ हैं उसमें कितना है 1 kg वेट गेन होता है। तो बहुत लाइक इनविजिबल से चेंजेस होते हैं, फिजिकली भी हमें मालूम नहीं इतना पड़ता है कि मदर प्रेग्नेंट है, या फिर इतना कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं वेट में। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा जो मदर है वो पुट ऑन करती है 5 kg का वेट। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वो 5 kg अप्रॉक्सीमेटली पुट ऑन करती हैं, दैट इज़ नॉर्मल। समटाइम्स कुछ फीमेल्स बहुत इससे कम करती हैं और कुछ फीमेल्स ज़्यादा करती हैं, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो। वो थोड़ा सा एबनॉर्मल वाली साइड चला जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, या फिर हमें वेट हो ही नहीं रहा है। तो अगर हमें वेट गेन हो ही नहीं रहा है तो इट मीन्स बेबी भी हेल्दी नहीं है। समटाइम्स बेबी का भी वेट बहुत नेग्लिजिबल सा रहता है, बहुत ही ऐसे वीक सा बेबी होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो वेट है वो 11 किलो का रहता है, गेन करना हो ही जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेगनेंसी के साइंस हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? प्रिजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव, देखिए नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, नाम से ही हमें पता चल जाता है। प्रिजम्पटिव मीन्स प्रिजम्पशन, हम अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो शायद दैट मदर इज़ प्रेग्नेंट, बट नॉट श्योर, क्योंकि वो वाली चीज़ किसी और डिजीज़ कंडीशन में या किसी और सिचुएशन में भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल मीन्स लाइक चांसेस आर देयर कि अगर मदर को ये वाला साइन अराइज हुआ है या फिर अगर मदर ये वाली प्रॉब्लम बता रही हैं तो शी कुड बी प्रेग्नेंट, प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रेग्नेंट होगी। पॉजिटिव साइन तो मतलब कंफर्मेशन है कि मदर इज़ प्रेग्नेंट। देन सबसे पहले आते हैं प्रिजम्पटिव साइन में मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया कि एज्यूम कर सकते हैं दैट अगर ये वाला सिम्टम है प्रेजेंट तो मदर माइट बी प्रेग्नेंट, चांसेस आर देयर कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हैं? सबसे पहले आता है एमनोरिया, जैसे कि अगर एमनोरिया प्रेगनेंसी होगी मदर को तो डेफिनेटली शी विल मिस द पीरियड्स, बट पीरियड मिसिंग किस में? PCOS PCOD वगैरह के इन केसेस में भी मदर को फीमेल को जो है वो पीरियड्स मिस हो सकते हैं। तो अगर एमेनोरिया है मदर को तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि तो वो प्रेग्नेंट है। अदर देन दैट नोजिया, वॉमिटिंग या फिर इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट के साइज, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्रेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, चेंजेस इन ब्रेस्ट,
तो दिस कुड बी सीन इन प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में तो होते ही हैं इनिशियल फेज में जब मदर प्रेग्नेंट होती है, बट अदर कुछ कंडीशंस और भी हैं जिसमें ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं। देन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड जो ये फीलिंग ऑफ ये जो ब्रेस्ट चेंजेस है ये पीएमएस है, ये हमारा पीएमएस में भी होता है। तो समटाइम्स मैंने आपको वही बताया कि हम एज्यूम कर सकते हैं बट कंफर्मेशन नहीं है कि अगर ऐसा है तो मदर प्रेग्नेंट ही है। देन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी प्रेगनेंसी में होती है, और अदर देन दैट जैसे यूटीआई वगैरह है अगर मदर को तो उसमें भी होगी। देन आता है हमारा क्विकनिंग जो है हमारा फर्स्ट ये है हमारा कि मदर फिटल मूवमेंट है, कब फील होगी हम मदर को 16 से लेके 20th वीक के बीच में फील होती है, तब एज्यूम करना है कि मदर है। तो क्यों क्विकनिंग जो है समटाइम्स फील होती है जब तो मदर को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में से ब्लॉटिंग वाली सेंसेशन होती है, तो हम स्टार्टिंग में फील नहीं कर सेंस नहीं कर पाते हैं कि ये मतलब फिटल मूवमेंट है कि नॉर्मल ब्लॉटिंग है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसा होता है कि कई बार मदर प्रेग्नेंट होती है लेकिन उनको फील अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मदर प्रेग्नेंट नहीं होती है लेकिन उनको फील होती है। तो जब वो उस केस में फील होती है तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना गैस की वजह से थोड़ी मूवमेंट हो रही है, तो वो उस वजह से होती है। तो इस इज देन उसके बाद है वेजाइनल म्यूकोजा का डिस्कलरेशन, वो भी हो सकता है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर और अदर डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोबेबल साइन में जो हमारा प्रोबेबिलिटी कि अगर ये है तो हम प्रोबेबिलिटी है कि मदर इज़ प्रेग्नेंट, तो वो कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहला है यूट्रस की एनलार्जमेंट, यूट्राइन एनलार्जमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे केसेस जैसे मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी में भी साइज़ तो मतलब जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो मोल्स हैं उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और उनका अमाउंट भी बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है। तो सेम नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही यूट्रस एनलार्जमेंट होएगी, तो पर्सन में गेट कंफ्यूज कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर सूडो प्रेगनेंसी है। तो उस केस में भी चेकअप करवाने से ही, अल्ट्रासाउंड से ही मालूम पड़ेगा कि मदर इज़ एक्चुअली प्रेग्नेंट और इट्स जस्ट अ सूडो प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा हैगर साइन में क्या होता है, ये 6th वीक में फील होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो हमारा मदर का जो यूट्रस है उसका लोअर साइड में सॉफ्टनिंग फील होती है। तो हैगर साइन में क्या होगा 6th वीक में, हैगर साइन 6 वीक में आएगा हमारी बॉडी में। देन आता है गूडल साइन, गूडल देखो गुदगुदा सा, नाम से ही पता चल रहा है गूडल साइन। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है मदर की वहाँ पे वो सॉफ्टनिंग होगी, तो गूडल साइन गुदगुदा सा है तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होगा। देन आता है चेडविक साइन अगेन हमारी जो सर्विक्स का म्यूकोजा है उसमें कलर चेंजेस होंगे, वॉयलेट कलरेशन आएगी। वो क्यों आएगी, इंक्रीज जब वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस वजह से वहाँ पे वायलेट कलरेशन होगा, दैट इज़ द चेडविक साइन। नेक्स्ट आता है हमारा जैकमियर साइन है, ये है वेजाइनल जो कलर है उसमें चेंजेस होंगे, वेजाइना का जो कलर है दैट इज़ अ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, दैट इज़ जैकमियर साइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑसिएंडर साइन देखो ऑसिएंडर पल्सेशन, धक धक सी फील होगी, पल्सेशन फील होती है वेजाइना में ना, जैसे हम पेल्पेट करते हैं तो पल्सेशन फील होती है ना, अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो पल्सेशन फील हो रही है, सेम वैसे ही पल्सेशन सी फील होती है ड्यू टू जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज ब्लड सप्लाई वगैरह की वजह से ये सारे चेंजेस बॉडी में फील होते हैं। नेक्स्ट आता है बेलॉटमेंट कब होगी, एक रिबाउंड फीलिंग आती है जब भी पेल्पेट करेंगे हम मदर को विद द हेल्प ऑफ फिंगर, एग्जामिनर जब भी पेल्पेट करेगा तो एक रिबाउंडनेस फील होती है, मतलब एक बैक प्रेशर फील होता है, तो वो भी हमारा प्रोबेबल साइन में आएगा। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव साइन कि अगर ऐसा है तो कंफर्म है दैट मदर इज़ प्रेग्नेंट। तो सबसे पहला है हमारा ये पॉजिटिव साइन इस डॉपलर ट्रांसड्यूसर, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में इसमें कैसे पता चलेगा, फिटल की हार्ट रेट से। डेफिनेटली हार्ट रेट, अगर कोई चीज़ अलाइव है तभी उसमें हार्ट रेट होगी, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड जब हम 10 to 12 वीक तक करें तो उसमें करते हैं तो फिटल हार्ट रेट प्रेजेंट होगा उसमें। देन उसके बाद है फिटोस्कोप की। अब देखिए इस चीज़ में भी, इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो फिटल हार्ट रेट है ट्रांसड्यूसर की हेल्प से कब सुनाई देती है और फिटोस्कोप की हेल्प से कब सुनाई देती है। तो जो फिटोस्कोप की हेल्प से जब हम सुनते हैं ना, वो एक गोल जैसा रहता है, तो उसकी हेल्प से जब हम सुनते हैं तो 20th वीक पे सुनाई देगी, ठीक है।
और अगर हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर है तो 10th to 12th वीक पे आप लोग डॉपलर ट्रांसड्यूसर की हेल्प से सुन सकते हैं। देन उसके बाद आता है एक्टिव फिटल मूवमेंट। जब बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर मूव करता है बहुत इजीली, मतलब मदर को तो बहुत अच्छे से फील होती है, तो जो अदर इंडिविजुअल्स होते हैं दे कैन ऑल्सो फील विद द हेल्प ऑफ द हैंड। तो फिर एक्टिव फिटल मूवमेंट की इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन की दैट पॉजिटिव साइन दैट मदर इज़ प्रेग्नेंट। देन अदर देन दैट इन सब के अलावा क्या आता है, यूएसजी अल्ट्रासाउंड, जो फिटल आउटलाइन है उसमें बहुत क्लियरली दिख जाता है फिटल आउटलाइन कि ये फिटस है। सो दीज ऑल आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला जो की पॉइंट है, दैट इज़ कि फंडल हाइट। फंडल हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फंडल हाइट समटाइम्स इट सजेस्ट कि बेबी फंडल हाइट की हेल्प से यूजुअली हम क्योस लगा सकते हैं कि बेबी हेल्दी, बेबी मतलब वेट गेन कर रहा है कि नहीं, जस्ट एक क्योस है। अदरवाइज हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करके ही पता कर सकते हैं कि बेबी एक्चुअली उसका स्टेटस मतलब बॉडी वेट कितना गेन कर रहा है कितना नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंडल हाइट। जो फंडल हाइट है ये 16th वीक पे अगर हम बात करें, सिम्फिसिस 16th वीक पे सिम्फिसिस प्यूबिस पे रहता है एंड अम्ब्लिकस के बिटवीन। सिम्फिसिस प्यूबिस और अम्ब्लाइका जो हमारी नाभि है इसके बीच में रहता है सबमर्ज, तो बहुत ही मिनिमल सा विजिबल आपको वो होगा। यूजुअली वैसे तो काफ़ी केसेस में तो नहीं दिखाई देता है क्योंकि बहुत छोटा स्मॉल साइज़ होता है ना, इनिशियल फेज़ है अभी 16th वीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में जितना दिखेगा भी नहीं। देन उसके बाद आता है 20 वीक से लेके 22 वीक्स तक। तो जो इस समय जो फंडस की जो हाइट है ये कहाँ तक रहेगी, फंडस इज अप्रॉक्सीमेटली इज लोकेटेड एट, जो हमारा अम्ब्लिकस जो हमारी नाभि है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो 20 से 22 वीक तक जो है वो हमारी नाभि तक पहुँच जाता है, जो हमारा इसका ये यूट्रस का वो है। देन उसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 18 वीक से लेके 30 वीक तक की अगर हम बात करते हैं, जो फंडल हाइट है इज़ इक्वल टू द एज ऑफ द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी +-2। सो इसको मैं आपको बहुत ईजी से एग्जाम्पल देके अगर समझाऊँ तो जैसे मानो 18 वीक की प्रेगनेंसी है, 18 तो 18 सेंटीमीटर नॉर्मल +-2 कर लीजिए, या तो 20 या तो 16, तो इतने 16 सेंटीमीटर या तो 20 सेंटीमीटर होगा, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो अगर बाई चांस अगर मदर का 22 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसमें कैसे करेंगे, +-2 करके या तो 20 सेंटीमीटर आएगा तो 24 सेंटीमीटर आएगा। ये है हमारे किस केस में एप्लीकेबल, सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। देन आता है हमारा 36 वीक में। 36 वीक में जो हमारा हाइट है फंडल हाइट, ये कहाँ तक होता है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट द जीफॉइड प्रोसेस तक, जो हमारा स्टर्नम का जीफॉइड प्रोसेस है यहाँ तक रहता है उसका हाइट। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय जो मदर है उसको जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कुछ साइंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो भी कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं और उनका भी एक्सपेंशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मदर को ये जो थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आता है। क्यों, क्योंकि फंडस जो यूट्रस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फंडल हाइट इंक्रीज़ हो रही है, तो जीफॉइड प्रोसेस जो हमारा है यहाँ तक हाइट रहेगा 36 वीक में। तो क्या क्या बताया मैंने फंडल हाइट के लिए, 16th वीक, 20 वीक से लेके 22 वीक, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि है 18 हफ्ता से लेके 30th वीक, देन लास्ट में हमारा 36 वीक। तो ये 4 मेन पॉइंट्स थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है जीफॉइड प्रोसेस में कब तक पहुंचेगा, या फिर सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कब तक है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सिम्फिसिस प्यूबिस और अम्ब्लिकस के बीच में किस हफ्ते में रहता है। तो आंसर इज़ वेरी क्लियर कट दैट 16th वीक इज़ द नॉर्मल वो टाइम जिसमें वो सिम्फिसिस प्यूबिस और हमारे अम्ब्लिकस तक रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि फीटल हेड और सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स। देखो फीटस का जो हेड है बच्चे का, उसके सूचर्स और उसके फॉन्टेनल्स कब क्लोज होते हैं, कौन कौन से फॉन्टेनल्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉन्टेनल्स की, तो 2 हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो यहाँ पे रहता है, इट इज़ ऑफ द डायमंड शेप का रहता है ऐसे। तो ये क्लोज कब होता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार आता है एग्जाम में, एंटीरियर फॉन्टेनल या फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इनका क्लोजर टाइम क्या है। जो एंटीरियर आगे, एंटीरियर मीन्स आगे, एंटीरियर जो आगे वाला फॉन्टेनल है ये हमारा क्लोजर कब है, 9 to 18th मंथ, मतलब 1.5 साल तक
का टाइम पीरियड है, तो 1.5 साल इज़ द करेक्ट आंसर, 1.5 ईयर जो इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल है जो हमारा पहले, ये पीछे वाला जो है ये हमारा पहले क्लोज हो जाता है। कब होता है? 1 to 2 मंथ्स के बीच में ऑफ द बर्थ, पैदा होने के 1 से 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने तक क्लोज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा है ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सूचर्स की, सूचर्स कौन कौन से हैं, तो फ्रंटल बोन, जो फ्रंटल बोन है, 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर्स हैं दैट इज़ फ्रंटल सूचर्स। तो इसके अलावा जो हमारी पैराइटल बोन्स हैं, ये 2 पैराइटल बोन्स हैं, इन दोनों के बीच में जो सूचर्स हैं दैट इज़ सैजिटल सूचर्स। 2 पैराइटल बोन के बीच में सैजिटल सूचर्स। देन फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में दैट इज कॉरोनल सूचर्स। देन पैराइटल, ये पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर है दैट इज लैम्डॉइड सूचर्स। देन आता है हमारा पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। ये जो हमारी टेम्पोरल बोन है इसके बीच के जो सूचर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्वेमस सूचर्स। तो ये सूचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं, बीच बीच में पूछ सकते हैं कि टेम्पोरल और पैराइटल के सूचर को क्या बोलेंगे? TPS, STP। तो याद रखने के लिए STP याद रख लेना, स्क्वेमस, पैराइटल और टेम्पोरल, ठीक है। और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में उसके सूचर्स को क्या बोलेंगे? लैम्डॉइड सूचर। तो LOP की लैम्डॉइड सूचर कहाँ का है? ऑसिपिट और पैराइटल के बीच का है LOP। देन हमारा पैराइटल और फ्रंटल के सूचर पैराइटल और फ्रंटल के बीच के सूचर्स का कॉरोनल सूचर, तो CPF। तो क्योंकि कॉरोनल सूचर है पैराइटल और फ्रंटल के बीच, CPF हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आती हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें कि नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ GTPAL। GTPAL इज़ लाइक कि ये एक छोटा सा वो है जो हम मदर का, जब हमारे पास मदर आती हैं उनका एग्जामिन हम करते हैं तो उस समय हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? GTPAL। GTPAL मीन्स ग्रेविडिटी, T से टर्म बर्थ, प्री टर्म, एबॉर्शंस और मिसकैरेजेस। जो ये जो A है उसमें एबॉर्शन और मिसकैरेजेस आएंगे और L में आएगा कितने लाइव बर्थ हैं। तो G में जो ग्रेविडिटी है, ग्रेविडिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब है कि जो मदर है या जो यूट्रस है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ है। उसमें ये नहीं आएगा कि उसने बर्थ दिया या नहीं दिया, एबॉर्शन हो गया या नहीं हो गया, बट 1 बार 2 बार कितनी बार भी अगर वो प्रेग्नेंट हुआ है तो वो आएगा G में, ग्रेविडा में। देन टर्म बर्थ का मतलब उसने 37 वीक्स, मतलब टर्म कंप्लीट, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि टर्म प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे? 37 वीक्स के बाद वाली प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज टर्म प्रेगनेंसी। 37 वीक्स के बाद जितने बच्चे को जन्म दिया है दैट इज कमिंग अंडर द T, दैट इज टर्म। देन प्री टर्म मतलब 20 हफ्ते से पहले अगर बर्थ हो गया है तो दैट 20 हफ्ते से लेके 36 वीक्स के ड्यूरेशन के उसको हम बोलेंगे प्री टर्म। मतलब एक टर्म पूरा नहीं हुआ, 37 वीक्स से पहले और 20 वीक्स से बाद, 20 to 36 वीक्स का जो पीरियड है उस बीच अगर डिलीवरी होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्री टर्म बर्थ। और एबॉर्शन और मिसकैरेजेस आते हैं बिफोर 20 वीक्स, अगर 20 हफ्ते से पहले ही अबॉर्शन मतलब मदर मतलब बेबी मतलब नहीं रह रहा है तो उसको बोलेंगे हम एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज। एंड देन लाइव में आता है जो बेबी अलाइव रहता है उसको। इसको अगर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, सपोज एक मदर आती है, वो अपने लाइफ में 4 बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब उसमें ये फ़र्क नहीं है कि उसमें उसने बर्थ दिया बच्चे को या नहीं दिया, यूट्रस प्रेग्नेंट होना ही ग्रेविडिटी में आएगा। तो वो क्या आएगा? 4, G इस मदर का क्या है? 4। अब अगर हम बात करें कि उसने एक बच्चा जो है उसका डिलीवर हुआ है 38 वीक्स के बाद, 39th वीक पे डिलीवरी हुई है, तो टर्म उसने कंप्लीट कर लिया है, 37 वीक का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो उसने कंप्लीट कर लिया है, तो T क्या आएगा? 1। अब आती है बात कि एक बच्चा उसका 35th वीक पे डिलीवर हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि प्री टर्म वाला क्या है? 20 वीक से लेके 36 वीक का जो पीरियड है अगर उसमें डिलीवरी होती है तो दैट विल कम अंडर द प्री टर्म। तो मैंने आपको क्या बताया? 35th वीक पे डिलीवरी हुई है, दैट इज कमिंग अंडर प्री टर्म, तो इसका P क्या है? 1। देन एबॉर्शन उसका एक हुआ है 19th वीक पे, 19वें हफ्ते पे, एक हुआ है 15 हफ्ते पे, तो इसका A क्या आ गया? 2।
अब इसका एल क्या रहेगा, इसका एल रहेगा 2, क्योंकि देखिए ग्रेविडिटी 4 बार प्रेग्नेंट हुई, एक टर्म बर्थ था जो 38 वीक के बाद हुआ, एक प्री टर्म था 35 वीक पे प्री टर्म था लेकिन सर्वाइव किया है उसने, तो 2 बच्चे उसके अलाइव हैं, बाकी 2 उसके अबॉर्शन और मिसकैरेजेस हो चुके हैं। तो इस पेशेंट का, इस मदर का GTPL क्या आएगा, G4 T1 P1 A2 L2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आता ही है, हर एग्जाम में। तो ये है नेग्लेज रूल ऑफ EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का। ये हमारी जो एनक्लेक सॉन्डर्स की बुक है, इसमें नेग्लेज रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेम वही एग्जाम्पल उठा के समझा रही हूँ आपको कि फर्स्ट डे इसने बोला है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा ऐसे खिचपिच सी हो जाती है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट like little complicated. I will try to make it much easier. तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो हम पहला दिन उठाएंगे जो हमें लास्ट टाइम पीरियड्स आए थे उसका। देन उसके बाद आगे क्या बोलता है, उसको उठा लिया, देन उसमें से 3 महीने माइनस कर दीजिए, देन उसमें 7 दिन ऐड कर दीजिए और उसमें फिर आगे 1 साल ऐड कर दीजिए, तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल आएगी। तो इसने जो एग्जाम्पल देके समझाया है कि LMP था मदर का 12 सितंबर 2014, उसने 3 महीने माइनस कर दिए, तो आ गया हमारे पास जून 12 2014। अब उसमें 7 दिन और ऐड कर दो, 12 जून 12 जून 13 14 15 16 17 18 19 19 जून 2014 आ गया हमारा डेट। अब हमें ये तो पता है कि 19 जून को डिलीवरी होगी, बट 14 में नहीं होगी, 15 में होगी। तो उसमें आगे क्या बोला है नेक्स्ट स्टेप में कि ऐड 1 ईयर, तो 19 जून 2015 इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एज पर नेग्लेज रूल। तो ये पिछला साल माइनस करना, अगला सॉरी 3 महीने माइनस करना, अगला साल ऐड करना, ये थोड़ा सा ना खिच पिछा सा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ आपको ईजी बताने के लिए। सपोज अगर मदर की LMP है फर्स्ट यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 12 सितंबर मदर की LMP है 2014 की। LMP में 7 दिन, आप LMP में नॉर्मली 9 मंथ्स ऐड कर लीजिए, सितंबर के आगे अगले 9 मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून आपके 9 महीने हो गए कंप्लीट। ठीक है, जून में डिलीवरी होगी, मंथ आपका कंफर्म है कि जून में डिलीवरी होगी, हाँ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के रूल के अकॉर्डिंग जून में डिलीवरी होगी। अब डेट क्या थी 12 सितंबर, इसमें 7 दिन और ऐड कर लीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 19 19 जून मंथ। डेफिनेटली उस साल तो होगी नहीं, अब अगला साल ही चलेगा, तो 2015। तो दिस इज़ आई थिंक मच मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू जो हमारे बुक में लिखा है। तो एंड आई होप कि आप लोगों को तो इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इस हिसाब से भी सेम वही निकलेगी कि 19 जून 2015। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, ये की पॉइंट्स बताए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इमीडिएटली इन मैसेज and I will try to resolve your queries, and I will try to answer each and every question of the individual. And thank you so much for watching my video, and those who have not subscribed my channel, kindly do subscribe it for more videos, and kindly like my video and share it maximum. Thank you so much.